हेलो डियर स्टूडेंट्स, फोटोकेमिस्ट्री के लेक्चर 5 में आपका स्वागत है। लेक्चर 4 में हम लोगों ने अभी तक थर्मल एंड फोटोकेमिकल प्रोसेसेस तक डिस्कस कर लिया था। हमने ये भी देखा था कि थर्मल एंड फोटोकेमिकल प्रोसेसेस के लिए क्या क्या नेसेसरी रिक्वायरमेंट्स हैं, जिनके आधार पर हमने उन दोनों प्रोसेसेस में डिफरेंस भी करके देखा था। आज का जो टॉपिक है, आज के टॉपिक को हम लॉज ऑफ फोटोकेमिस्ट्री के नाम से जानेंगे। और आज हम फोटोकेमिस्ट्री के जो नियम है, जिन नियमों पर फोटोकेमिस्ट्री आधारित है या डिपेंड करती है, उन नियम्स को हम पढ़ेंगे। सबसे पहला लॉ है ग्रॉथस एंड ड्रेपर लॉ। ग्रॉथस और ड्रेपर ने जो नियम दिया, इस नियम के अकॉर्डिंग क्या है, इसका स्टेटमेंट क्या है कि इसका नियम है, स्टेटमेंट कह सकते हैं, केमिकल चेंज इन अ molecule can be produced only after the absorption of radiation by molecule. So according to Grothus-Draper law, any chemical change in a molecule can be produced only after the absorption of radiation by the molecule if the molecule is performing a photochemical transformation. रेडिएशन के एब्जॉर्ब होने के बाद ही कोई केमिकल चेंज उसमें परफॉर्म होगा। ये ग्रॉथस एंड ड्रेपर ने अपना नियम दिया था। सपोज ये कोई मटेरियल है, जिस मटेरियल पर आपने रेडिएशन जिसकी की इंटेंसिटी I0 है, इसको इरेडिएट कराया और इस मटेरियल ने सर्टेन फ्रैक्शन ऑफ दिस रेडिएशन को एब्जॉर्ब किया और एब्जॉर्ब करने के बाद जो रिमेनिंग रेडिएशन था उसको ट्रांसमिट कर दिया। ठीक हो गया? तो जो डिफरेंस आएगा इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन एंड इंटेंसिटी ऑफ फाइनल रेडिएशन, यही रेडिएशन इस मटेरियल ने एब्जॉर्ब किया। तो हम क्या कह सकते हैं, I0 माइनस I दैट इज इक्वल टू IA, इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन एब्जॉर्ब। यही इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन और या यही रेडिएशन जो मॉलिक्यूल ने एब्जॉर्ब किया, वो केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। अब जो ग्रॉथस-ड्रेपर लॉ है, ग्रॉथस-ड्रेपर लॉ की एक लिमिटेशन भी कह सकते हैं। लिमिटेशन ये है कि ग्रॉथस और ड्रेपर ने इस पॉइंट पर एम्फेसिस किया था कि ये नेसेसरी नहीं है कि जो भी अमाउंट ऑफ रेडिएशन मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब करेगा, वो अमाउंट ऑफ रेडिएशन केमिकल चेंज को परफॉर्म करेगा, ऐसा नेसेसरी नहीं है। मीन्स सपोज दिस IA amount of radiation is absorbed by any photoactive material, तो इस एब्जॉर्प्शन के बाद भी उसमें केमिकल चेंज परफॉर्म होगा। इसके लिए ग्रॉथस एंड ड्रेपर ने किसी तरह की सर्टेनिटी या किसी तरह का कमिटमेंट अपने लॉ में नहीं किया था। उसने कहा था कि ठीक है, जो भी चेंजेस होंगे उन चेंजेस के लिए एब्जॉर्प्शन नेसेसरी है। अब ये चेंजेस क्या हो सकते हैं? अपार्ट फ्रॉम केमिकल चेंज, केमिकल चेंज भी हो सकता है मॉलिक्यूल में। इसके अलावा फ्लोरोसेंस हो सकता है, फॉस्फोरेसेंस हो सकता है। ये सारे चेंजेस, ये केमिकल चेंज हो गया, ये केमिकल चेंज नहीं है, ये फोटोफिजिकल प्रोसेसेस हैं। इन्हें फोटोफिजिकल प्रोसेसेस कहते हैं। फोटोफिजिकल प्रोसेसेस में जो रेडिएशन एब्जॉर्ब किया जाता है, उस रेडिएशन को किसी दूसरी फॉर्म में, अदर देन केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन, रेडिएशन को रिलीज किया जाता है। एनर्जी के फॉर्म में या लाइट के फॉर्म में इसको हम रिलीज करते हैं। इसको फ्लोरोसेंस और फॉस्फोरेसेंस में आता है। अब जो ग्रॉथस एंड ड्रेपर का जो स्टेटमेंट था कि जो भी अमाउंट ऑफ रेडिएशन एब्जॉर्ब किया जाएगा वो 100% या ऑलवेज केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन को परफॉर्म करेगा, ये नेसेसरी नहीं है। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है कि KMnO4 का जो सॉल्यूशन होता है, ये पर्पल कलर का होता है।
इस KMnO4 के सॉल्यूशन पर जब आप लाइट को इरेडिएट कराते हैं तो ये मैक्सिमम फ्रैक्शन ऑफ लाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है। जो विजिबल रेंज की लाइट होती है उसको ये एब्जॉर्ब कर लेता है। उसके बावजूद भी इस KMnO4 के सॉल्यूशन के कलर में कोई चेंज नहीं आता है। अब अगर कलर में चेंज आता सपोज, तो इसका मीनिंग ये है कि KMnO4 ने कोई न कोई ट्रांसफॉर्मेशन किसी अदर प्रोडक्ट में वो कन्वर्ट हो चुका है, जिसका कलर या तो कलरलेस होगा या कुछ और कलर का हो जाएगा, पर्पल कलर का नहीं रहेगा। लेकिन KMnO4 का सॉल्यूशन का जो कलर था वो अनचेंज रहा। इसका मीनिंग ये हुआ कि जो लाइट इसने एब्जॉर्ब किया वो लाइट इसमें किसी भी प्रकार के केमिकल चेंज को परफॉर्म करने के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, या किसी भी केमिकल चेंज को वो परफॉर्म नहीं कर पाएगा। ये था ग्रोथस एंड ड्रेपर लॉ। इसके बाद हम देखेंगे सेकेंड लॉ ऑफ फोटोकेमिस्ट्री, जिसे कि स्टार्क एंड आइंस्टीन लॉ के नाम से हम जानते हैं। इस लॉ को लॉ ऑफ फोटोकेमिकल इक्विवेलेंस, लॉ ऑफ फोटोकेमिकल इक्विवेलेंस के नाम से भी हम इसको जानते हैं। स्टार्क एंड आइंस्टीन लॉ इन दोनों साइंटिस्ट के जो इंडिविजुअल जो ऑब्जर्वेशंस थे, उन ऑब्जर्वेशंस पर बेस्ड है। स्टार्क ने सबसे पहले फोटोकेमिकल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए कुछ एक्सपेरिमेंट किए। उन एक्सपेरिमेंट के बेस पर कुछ ऑब्जर्वेशन उसने ऑब्जर्व किए, जो कि 1908 में परफॉर्म हुए थे। सिमिलरली आइंस्टीन ने 1912 में कुछ ऑब्जर्वेशन प्रपोज किए फोटोकेमिकल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। इन दोनों के जो ऑब्जर्वेशन थे वो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री थे या एक दूसरे के पूरक थे, यानी एक दूसरे को वो काफी सिमिलर थे। इसीलिए सेकेंड लॉ ऑफ फोटोकेमिस्ट्री को इन दोनों के नाम से जाना गया, स्टार्क एंड आइंस्टीन लॉ। अब देखते हैं कि इनके स्टेटमेंट क्या है। सबसे पहला पॉइंट यह है कि स्टार्क एंड आइंस्टीन लॉ इज क्वांटम मैकेनिकल फॉर्म ऑफ ग्रोथस-ड्रेपर लॉ। ये जो नियम है स्टार्क एंड आइंस्टीन लॉ, ये ग्रोथस एंड ड्रेपर लॉ का क्वांटम मैकेनिकल फॉर्म है, यानी क्वांटम मैकेनिकल एक्सप्लेनेशन है। सेकेंड पॉइंट इसके लिए क्या है कि सेकेंड पॉइंट है ईच मॉलिक्यूल विच इज टेकिंग पार्ट इन एनी फोटोकेमिकल प्रोसेस मस्ट एब्जॉर्ब वन क्वांटा, यानी कि कोई भी रिएक्टेंट या कोई भी फोटोकेमिकल सबस्ट्रेट अगर किसी फोटोकेमिकल ट्रांसफॉर्मेशन में पार्टिसिपेट कर रहा है तो हर एक मॉलिक्यूल को एक क्वांटा के इक्विवेलेंट एनर्जी को एब्जॉर्ब करना पड़ेगा, तभी वो फोटोकेमिकल ट्रांसफॉर्मेशन को परफॉर्म कर सकता है। ये इसका सेकेंड पॉइंट है। थर्ड पॉइंट पर आते हैं। थर्ड पॉइंट ये कहता है this law means Stark and Einstein law is applicable only at the primary step of photochemical transformation। ये जो लॉ है, स्टार्क आइंस्टीन लॉ है, ये किसी भी फोटोकेमिकल प्रोसेस का जो प्राइमरी स्टेप है, और प्राइमरी स्टेप क्या होगा, फोटोकेमिकल प्रोसेस का सबसे प्राइमरी स्टेप ये होता है कि व्हेन द रिएक्टेंट और सबस्ट्रेट इंटरेक्ट्स विद radiation and absorb some sort of quanta या some sort of energy। तो वो जो फर्स्ट स्टेप है कि एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट, ये लॉ उसी स्टेप के लिए एप्लीकेबल है। उसके बाद फर्दर जो स्टेप्स होंगे उन स्टेप्स के लिए इस लॉ में कोई स्टेटमेंट नहीं दिया था। तो कह सकते हैं इट इज applicable for primary step of photochemical
change. It is applicable for the primary step of photochemical change, means for any photochemical change, the primary step is the absorption of radiation or absorption of light. Therefore, it is applicable for that step only. As mentioned in the previous point, each molecule which is taking part in photochemical process must absorb one quanta. Okay? तो इसी स्टेप के लिए इन्वॉल्व है, क्वांटम का जो एब्जॉर्प्शन होगा उसी पॉइंट के लिए ये एप्लीकेबल होगा। इसका थर्ड पॉइंट है। फोर्थ पॉइंट पर आते हैं। फोर्थ पॉइंट क्या है इसका कि दिस लॉ हेल्प टू कैलकुलेट द quantum efficiency of a photochemical process. Stark-Einstein law helps to calculate the quantum efficiency of a photochemical process. अब क्वांटम एफिशिएंसी को समझने से पहले हम एफिशिएंसी की बात करते हैं। एफिशिएंसी क्या है? एफिशिएंसी का मीनिंग ये होता है कि एक्सटेंट ऑफ कन्वर्जन, एक्सटेंट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट अंडर गिवन रिएक्शन कंडीशंस। रिएक्शन हमने कंसिडर किया रिएक्टेंट आर जो कि प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है अंडर सर्टेन रिएक्शन कंडीशंस। तो हम एफिशिएंसी को कैसे समझ सकते हैं? इसमें एफिशिएंसी का मतलब होता है कि इस रिएक्शन कंडीशन में जो गिवन अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट है, ये गिवन अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट अंडर गिवन रिएक्शन कंडीशन कितना प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रही है या कितना आपको आउटपुट दे रही है, वो उस रिएक्शन की एफिशिएंसी है। जितना ज्यादा प्रोडक्ट बनेगा उतनी ही ज्यादा इस रिएक्शन की एफिशिएंसी मानी जाती है। ठीक हो गया। अब क्वांटम एफिशिएंसी की बात करते हैं। क्वांटम एफिशिएंसी में सिंस हमको पता है कि हम फोटोकेमिकल रिएक्शन की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो प्राइमरी सोर्स होगा रिएक्शन को ट्रिगर करने का, रिएक्शन को स्टार्ट करने का, वो होगा फोटोन, hν। रिएक्टेंट, अब अगर हम सारे लॉज को देखें, ग्रॉस-ड्रैपर लॉ और स्टार्क-आइंस्टीन लॉ, तो इन लॉ से दोनों जो नियम है इनसे ये समझ में आ रहा है कि एवरी रिएक्टेंट दैट हैज टू बी कन्वर्टेड इनटू द प्रोडक्ट मस्ट हैज एब्सॉर्ब्ड सम सॉर्ट ऑफ क्वांटा, मतलब कि किसी भी रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए क्वांटा को एब्सॉर्ब करना होगा, तभी वो फोटोकेमिकल चेंज को परफॉर्म करेगा। अब मान लेते हैं कि गिवन टाइम पीरियड में कोई टाइम है, उस टाइम पीरियड में जो रिएक्टेंट है उसका कॉन्सेंट्रेशन चेंज होगा। रिएक्टेंट अगर प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा तो इसका जो कॉन्सेंट्रेशन होगा वो डिक्रीज करेगा टाइम के साथ। मान लेते हैं कि dr/dt, dr मतलब चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम, ये हो गया dr/dt। dr/dt जो होगा वो चेंज इन या रेट ऑफ चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट होगा या रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ रिएक्टेंट होगा या डिकम्पोजिशन ऑफ रिएक्टेंट होगा। अब अगर कंज्यूम हो रहा है कोई रिएक्टेंट तो टाइम के साथ साथ उसका कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज होगा, तो इसमें जो साइन आएगा वो नेगेटिव आएगा, क्योंकि चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन आप निकालेंगे तो टाइम के साथ अगर डिक्रीज हो रहा है, मान लेते हैं t1 टाइम आपने लिया, सपोज ये टाइम है, ये टाइम है और ये कॉन्सेंट्रेशन है। यहां को कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रही है और यहां को टाइम बढ़ रहा है। रिएक्टेंट के लिए हमने लिखा है रिएक्टेंट का इनिशियल में जब टाइम हमारे पास रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई थी तो उस समय जो कॉन्सेंट्रेशन था वो कॉन्सेंट्रेशन मान लेते हैं C1 था या C0 इसको हम कर देते हैं, 0 स्टैंड फॉर इनिशियल, ये C0 कॉन्सेंट्रेशन है। आफ्टर आपने रिएक्शन को इतने टाइम तक होने दिया तो जो कॉन्सेंट्रेशन आया वो C1 आया, ये कॉन्सेंट्रेशन आया।
यानी कि टाइम बढ़ने के साथ साथ कॉन्सेंट्रेशन रिड्यूस हुआ। अगर अब आपको इस कॉन्सेंट्रेशन का चेंज निकालना है तब आप क्या करेंगे, फाइनल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट या सब्सटेंस माइनस इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सब्सटेंस, तो क्या हो जाएगा C1 माइनस C0, ये हो जाएगा डेल्टा C, यानी कि चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ठीक हो गया। C1 वैल्यू कम है, C2 वैल्यू ज्यादा, C0 वैल्यू ज्यादा है, इसका मतलब ये डिफरेंस जो आएगा वो कैसा आएगा, दिस विल बी नेगेटिव। ये डिफरेंस किस साइन के साथ आएगा, नेगेटिव साइन के साथ। तो ये नेगेटिव साइन का मतलब ये है। चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट विद रिस्पेक्ट टू रेडिएशन एब्जॉर्ब, जो भी रेडिएशन आपने इस रिएक्टेंट पर इरेडिएट कराया, उस रिएक्टेंट ने इस रेडिएशन को जो एब्जॉर्ब किया या जो फ्रैक्शन ऑफ रेडिएशन एब्जॉर्ब किया, उस एब्जॉर्प्शन पर कितना रिएक्टेंट कंज्यूम हुआ, दैट इज नोन एज क्वांटम एफिशिएंसी। ये वही क्वांटम एफिशिएंसी। तो क्वांटम एफिशिएंसी कैसे कर सकते हैं, क्वांटम एफिशिएंसी ऑफ एनी प्रोसेस इज इक्वल टू द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट कंज्यूम्ड, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट कंज्यूम्ड विद रिस्पेक्ट टू एब्जॉर्ब क्वांटा। जो भी क्वांटा एब्जॉर्ब किया है उसके रिस्पेक्ट में कितना रिएक्टेंट कंज्यूम हुआ है, इसको हम कहेंगे क्वांटम एफिशिएंसी। सिमिलरली आप इसको प्रोडक्ट के टर्म में भी लिख सकते हैं। प्रोडक्ट के टर्म में कैसे लिख सकते हैं, फाई इक्वल टू dP अपॉन dt डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ क्वांटा एब्जॉर्ब्ड। अब इसको हम मोल्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, मोल्स में लिख सकते हैं। इसी को मोल्स में क्या हो जाएगा, फाई इक्वल टू माइनस डी एन आर, टी एन आर का, एन आर का मतलब क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट, माइनस इंडिकेट्स डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अपॉन डी टी, ये हो जाएगा चेंज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट कंज्यूम्ड, जो भी टाइम होगा विद रिस्पेक्ट टू क्वांटा एब्जॉर्ब, हो जाएगा रिएक्टेंट के टर्म में। सिमिलरली इसके लिए क्या लिख सकते हैं, फाई इक्वल टू डी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म्ड, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय क्वांटा एब्जॉर्ब्ड, ये हो जाएगा क्वांटम एफिशिएंसी विद रिस्पेक्ट टू प्रोडक्ट, क्वांटम एफिशिएंसी विद रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट। तो आज के लेक्चर में हमने लॉज ऑफ फोटोकेमिस्ट्री को देखा, ग्रॉसस ड्रेपर लॉ, स्टार्क आइंस्टीन लॉ, और स्टार्क आइंस्टीन लॉ के जो डिफरेंट पॉइंट्स थे जिसे कि हम लॉ ऑफ फोटोकेमिकल इक्विवेलेंस के नाम से भी जानते हैं, ये हमने डिस्कस किया। साथ ही हमने क्वांटम एफिशिएंसी को डिस्कस किया कि क्वांटम एफिशिएंसी क्या है, उसको कैसे डिफाइन किया जा सकता है। क्वांटम एफिशिएंसी विद रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट एंड विद रिस्पेक्ट टू प्रोडक्ट, हमने इसका मैथमेटिकल जो एक्सप्रेशन था उसको समझा। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्वांटम एफिशिएंसी को आगे कंटिन्यू करेंगे और देखेंगे कि इसमें कैसे हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स भी इसमें हम यहाँ पर सॉल्व करके देखेंगे।